इस वीडियो में हम लोग करेंगे बिजनेस वैल्यूएशन के क्वेश्चन. तो क्वेश्चन इज फर्स्ट 155. इन दिस if this is the case, which of the following investment strategy would Mr. Maya follow? The question is, Mr. Maya has been left 30,000 which she planned to invest on the stock exchange in order to have a source of capital should she decide to start her own business in a few years time. A friend of her who works in the city of London has told her that the London Stock Exchange so strong form of market efficiency. तो बेसिकली अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट इफिशियंसी है ना, इन दैट केस द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेट पास्ट प्राइवेट एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन. सो वहाँ पे अगर आप रिटर्न मतलब लाइक गेन करने के लिए आपका लक पे डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट इंफॉर्मेशन पब्लिक में है जो एंड पास्ट को यूज़ करके गेन कर चुके हैं एंड वो शेयर प्राइस में इनकॉर्पोरेट ऑलरेडी हो चुका है. सो इन दैट केस तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा मतलब स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट एफिशिएंसी के लिए. तो अगर आप ऑप्शन ए देखो, स्टडी द कंपनी रिपोर्ट इन द प्रेस एंड ट्राई टू सपोर्ट अंडर वैल्यू शेयर्स इन विच टू इन्वेस्ट. पास्ट इन्फॉर्मेशन करके आप अर्न नहीं कर सकते स्ट्रॉन्ग में, वही ए बोल रहा है. एंड बी में बोल रहा है इन्वेस्ट इन 2 or 3 ब्लू चिप कंपनी एंड होल्ड शेयर फॉर लॉन्ग एज पॉसिबल. अब ब्लू चिप कंपनी में होल्ड करने से ये गारंटी नहीं देता कि आपको डिविडेंड देगा ही कि देगा ही क्या क्या. ठीक है, समटाइम दे माइट रिटर्न द अर्निंग अमाउंट फॉर अदर पर्पज, हो सकता है रिटर्न डिविडेंड कम दे या फिर ना भी दे. सो श्योर नहीं है ना. तो बिल्डिंग अप ए गुड स्प्रेड ऑफ शेयर्स इन डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर. अब पॉइंट सी के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो बिल्ड कर लो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर का, सो दैट कि वन में अगर लॉस भी हुआ दूसरे से गेन अगर होता है तो इनकॉर्पोरेट आपका हो जाएगा वहाँ से. एंड डी आपको फिर अगेन आपको ए की तरह एक्सप्लेन कर रहा है, जो पास्ट इन्फॉर्मेशन आप एनालाइज करो कंपनी का रिपोर्ट वगैरह एंड उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करोगे. सो इट वॉन्ट बी पॉसिबल इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी. सो आउट ऑफ दिस 4 सी इज द बेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट आपका है a company has a 7% loan note in the issue which are redeemable in the 7 years time at a 5% premium to their nominal value of 100 per loan note. Before the tax cost of debt of the company is 9% and the after tax cost of debt of the company is 6%. So what is the current market price market value of the each loan note to decimal place. अब बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में टू फाइंड आउट द व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ डेट इक्विटी. राइट, अभी हम लोग उल्टा कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. तो हम लोग को रिडीमेबल लोन नोट दिया हुआ है ईयर. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 7 ईयर्स का है. एंड इंटरेस्ट आपको कैसे मिलता है पर लोन नोट के अकॉर्डिंग. यहाँ पे 100 नॉमिनल वैल्यू होता है हर एक लोन नोट का वी एज्यूम एंड 7 हम लोग को ईच ईयर मिलता रहेगा. ठीक है, उसके बाद आपको रिडीम. अब रिडीम कितना में होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. ओके, सो रिडीमेबल इन द 7 ईयर टाइम एट अ 5% प्रीमियम. मतलब 100 अगर नॉमिनल वैल्यू है आपको 5% पे प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, मीन्स 100 5%, 1 से 5. अब इन सबको ऐड करके आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सेल का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, अब एन पी वी इक्वल टू आपका हो जाएगा एन पी वी एंड व्हाट इज आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स लेंगे. ठीक है, हम लोग ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. सो दैट्स वाई वी विल टेक द बिफोर टैक्स एंड इन आवर केस इज 9%. एंड सारे अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो को सिलेक्ट कर दो. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो ऑन 2 डेसिमल प्लेस में बोला हुआ है, इट्स ऑलरेडी इन द 2 डेसिमल प्लेस. और व्हाट यू कैन डू इज, अब बस 7 ईयर इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है फॉर द 7 ईयर्स. तो आप डिस्काउंट फैक्टर सॉरी एनुटी फैक्टर आपका 9% से एनुटी फैक्टर एट द रेट ऑफ 9% फॉर 7 ईयर्स लगा दो. ठीक है, एंड आपका रिडीम में डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट कितना रिडीम 1 से 5 है. तो यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 9% फॉर 7 ईयर्स लगा दो एंड उसके बाद आप सम कर लो, आपको सेम आंसर आना चाहिए. आई थिंक सो. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन.
व्हाट इज द करंट शेयर प्राइस? ये भी हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करते थे, बट यहाँ पे अपोजिट होगा, बस आपका वो इक्वेशन को जस्ट एडजस्ट करना है. सो क्वेश्चन नंबर आपका 156 है ना, जस्ट वेट है, सॉरी 157. क्वेश्चन इज 157. ओके. कंपनी है जस्ट पेड द डिविडेंड. डिविडेंड जस्ट पेड किया है. डिविडेंड जस्ट पेड कितना है? 0.21. वो सेंट में, मैं डॉलर में ले रही हूँ. per share and share price 1 years ago was 3.10. मतलब आपका बेस मान के चलो, बेस शेयर प्राइस आपका एक साल पहले कितना था? 3.10 पर शेयर. एंड टोटल शेयर होल्डर रिटर्न आपका कितना दिया हुआ है? ये आपका 19.7%. अब TSR का फॉर्मूला क्या होता है? TSR इक्वल टू आपका होता है पहले चेंज इन शेयर प्राइस, जो अभी है एंड जो पहले था उनका डिफरेंस, प्लस आपका डिविडेंड जो अभी पे किया है, इनको डिवाइड करेंगे ईयर्स एगो वाला शेयर प्राइस ईयर्स एगो वाला. इसको 100% कर देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है. तो नाउ हम लोग को TSR दिया हुआ विच इज 19.70%. चेंज इन शेयर प्राइस मतलब आपका जो फाइंड आउट करना है करेंट शेयर प्राइस माइनस 3.10, ठीक है, एंड प्लस डिविडेंड 0.21 डिवाइडेड बाई शेयर प्राइस ईयर्स एगो मतलब 3.1 जो बेस्ड अभी शेयर प्राइस है, एंड इंटू 100 कर दो, यू विल गेट द आंसर. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द न्यू एक्स राइट मार्केट वैल्यू शेयर. ये तो सबको आता होगा आई थिंक. ये हम लोग FR में भी किए हैं, है ना, और अभी भी कर रहे हैं. सो अब बुक के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर सकते हो. मैं तो FR वाला अप्रोच अप्लाई करती हूँ. TERP इक्वल टू, मैं सिंपली क्या करती हूँ, अब जैसे कि राइट इशू करने से पहले 4 शेयर था, उसके बदले 1 दिया राइट इशू में, ठीक है. तो 4 शेयर का करंट मार्केट प्राइस कम राइट प्राइस क्या है? 4.10. इसके बदले 1 शेयर दिया, उसका प्राइस कितना था? 2.50 एंड डिवाइड बाई 1 + 4 विच इज़ 5. सिंपली ये कर देती हूँ तो आपका समथिंग लाइक दिस 3.7 आ जाएगा. ठीक है. So investor believe that they can make a abnormal return by studying past share price movement in terms of capital market efficiency. To with the following does the investor believe relate. ये अच्छे से पता होगा आपको, टेक्निकल एनालिसिस कोई इसको बोलते हैं, है कि नहीं. तो ये इजी है, थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ा है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो. ठीक है. ओके. सो 160 क्या कहता है? Suba company has 50 million shares in the issue and its capital structure has been unchanged for the many years. Its dividend payment in year 20x1 to 20x5 are as follow. Okay, past dividend pattern दिया हुआ है. Dividend are expected to grow at the same average rate into the future. Okay, and according to DVM, what should be the market price of share to nearest 10 cent at the start of 20x6 and if the required return on the share is 25% per year. तो ये भी फार्मूला बेस्ट है, ऐसा कुछ लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है. सो पहले हम लोग को अगर डिविडेंड पैटर्न दिया, इट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द ग्रोथ. एंड ग्रोथ का मैंने अच्छे से कॉस्ट, आई थिंक कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कुछ सारे क्वेश्चन थे, मैंने अच्छे से करा रखा है, एंड बुक पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, है ना. तो फॉर्मूला क्या है? पहले रिसेंटली कौन सा डिविडेंड पे किया? 4236. एंड ये जो डिविडेंड है ये होल लाइक वैल्यू दिया, पर शेयर नहीं है. सो ये भी चीज़ ध्यान देना. आपको क्वेश्चन पर शेयर पूछ रहा है कि पूरा ओवरऑल कंपनी का वैल्यू पूछ रहा है, ये चीज़ भी ध्यान देना पड़ेगा. तो ये हमारा करेंटली डिविडेंड पेड किया है एंड 2200 आपका ये ईयर्स एगो मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर रिपे किया है. ईयर्स बेस डिविडेंड कह सकते हो. तो इसको यहाँ पे आप पर शेयर भी ले सकते हो, नो इशू. अब यहाँ पे ईयर काउंट में आप लोग मिस्टेक कर सकते हो. मैं चाहती तो ये क्वेश्चन स्किप कर सकती थी, बट ये ईयर जो काउंट में आप लोग मिस्टेक कर सकते हो. आप ये लोग यहाँ पे 1/5 लोगे, बट 1/5 नहीं होगा. आपको काउंट कैसे करना है? ईयर 1 to 2, 20x1 से लेकर 20x2 तक 1 ईयर, यहाँ से लेकर 20x3 तक 2 ईयर्स, फिर यहाँ से 3 एंड 3 से 4, तो ये 4 ईयर हुआ. तो अब 1/4 या 0.25 डायरेक्टली डाल दो एंड -1 कर दो, ये हमारा ग्रोथ आ जाएगा. एंड इसको परसेंटेज में बदल दो पहले. ठीक है, ये हमारा ग्रोथ आ गया. एंड नेक्स्ट क्या किया हुआ है? डिविडेंड रिसेंटली पेड हमारा
4236 है, अगर इसको पर शेयर में कन्वर्ट करोगे तो 4236 डिवाइड बाई 50,000, 30 कॉमन ले लेते हैं हम लोग भी, तो ये आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर। अब क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में विच इज 25%। अब सिंपल जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते थे वही अप्लाई करेंगे, मार्केट वैल्यू इक्वल टू डिविडेंड हमारा कितना है, डिविडेंड इज दिस इनटू 1 प्लस ग्रोथ, ग्रोथ कितना है ये रहा, ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइड इट बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। ठीक है, एक बार आप फॉर्मूला अच्छे से देख लो, ठीक है, एंड इसको एंड ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि नियरेस्ट 10 सेंट में, 10 सेंट मतलब आपका ये जो 30 है ना, अब ये आपका 40 हो जाएगा, क्योंकि 8 आपका मोर देन ये जो आपका ये डेसिमल है सेकेंड डेसिमल, वो आपका मोर देन 5 है एंड 1 ऐड करेगा आगे जाके, तो 1.40 हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी टू द नियरेस्ट $1,000,000। तो अब यहाँ पे ना बस आपको एक चीज़ समझना है, ग्रोथ कैसे निकालना है। अगर पास्ट डिविडेंड पैटर्न दिया तो वहाँ से आपको कैलकुलेट करना होगा, या फिर आपको गॉर्डन मॉडल पता होगा उसके थ्रू कैलकुलेट करना होगा। तो इस केस में गॉर्डन मॉडल यूज़ करना है। गॉर्डन मॉडल में क्या करते हैं हम लोग, कितना अर्निंग रिटेन करें उसका परसेंटेज एंड रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट में चाहिए उसका परसेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ग्रोथ रेट आ जाएगा। जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है रिटेन अर्निंग अर्निंग रिटर्न कितना है 0.70 मतलब 70% इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15%, 0.15, तो ये हमारा ग्रोथ आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, नाउ डिविडेंड जस्ट पेड कंपनी का कितना है 50 मिलियन। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ ओवरऑल कंपनी पूछ रहा है, ठीक है, ऊपर वाले में क्या था मार्केट प्राइस पर शेयर, उसलिए हम लोगों ने डिविडेंड पर शेयर निकाला था। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी पूछ रहा है, इसलिए हम लोग ने डिविडेंड पूरा लिया है 50 मिलियन। ओके, सो नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 25%। तो आप ऊपर का फॉर्मूला सेम अप्लाई कर दो जैसे यहाँ पे मैंने किया। तो यहाँ पे आपका मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी हो जाएगा, सिंपली आप ले लो डिविडेंड इंटू 1 प्लस ग्रोथ एंड डिवाइड कर दो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। यहाँ पे ऐसे डालने पे आपका ऑलमोस्ट, अब नियरेस्ट $1,000,000 पूछा है 381, यू कैन राइट इट। ठीक है, इजी इजी है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा न्यू होगा, आई थिंक ये नहीं करा होगा तो इसको मैं करवाऊंगी ऑब्वियसली। अगर कुछ कुछ सेम होगा लाइक ऊपर जैसे कि हम लोग ने अभी रिमेनिंग क्वेश्चन, तो उसको मैं स्किप कर दूंगी, आप मैं बता दूंगी कैसे करना है, आप लोग खुद कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एस्टिमेट व्हाट इज द मैक्सिमम दैट द शेयर होल्डर बीटा कंपनी शुड पे फॉर द इंटायर शेयर कैपिटल ऑफ अल्फा कंपनी। क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी अल्फा कंपनी एंड बीटा कंपनी। इसका अर्निंग दिया हुआ है, पी रेशियो दिया हुआ है ईच कंपनी का। बीटा कंपनी मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट इफ दे वर टू एक्वायर अल्फा कंपनी, मतलब बीटा कंपनी अल्फा कंपनी को एक्वायर करिए, दे कुड सेव द 100,000 annual after tax on administrative cost in running the new joint company. तो and additionally they estimate that PE ratio of new company would be 18. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग वैल्यू ऑफ पूरा कंपनी का वैल्यू निकालना, तो वैल्यू ऑफ द कंपनी कैसे निकालते हैं, पी रेशियो यूज करके। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग करते हैं अर्निंग इनटू पी रेशियो। अब पी रेशियो भी किसका लेंगे, प्रॉक्सी कंपनी का, जैसे हमारे केस में दिया 18। ठीक है, तो पहले अर्निंग निकालना होगा, प्रॉक्सी कंपनी का तो पी दिया हुआ है 18 दिया हुआ है एंड आपका अर्निंग निकालना होगा। अब अर्निंग एज कंपनी दोनों ज्वाइंट हो रही है, दोनों का अर्निंग लेंगे, तो 210 प्लस 900, 3 जीरो कॉमन लिया है एंड जो ये 100 सेव हो रही है वो भी तो हमारा अर्निंग बढ़ाएगा ना आफ्टर कम्बिनेशन, तो ये 100 भी ऐड करेंगे। अर्निंग ये हो गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ कंपनी, ये ओवरऑल कंपनी का हो गया आफ्टर कम्बिनेशन। ठीक है, तो ये होगा दिस मल्टीप्लीकेशन दिस, तो ये आया। अब हम लोग को सिर्फ अल्फा कंपनी का पूछ रहा है, तो बीटा कंपनी का हम लोग वैल्यू माइनस कर देंगे। सो वैल्यू ऑफ बीटा कंपनी माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
2880 मतलब 2.9 ले सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which two of the following are the reason which might justify an offer by Fencer Company for the share of sheet on the higher PE multiple? The share of Fencer Company are currently valued on the PE ratio of 8, and company is considering the takeover bid for the Seed Limited, but the shareholder of Seed have indicated that they would not accept the offer unless their its value of share on the PE multiple of at least 10. इसमें से कौन सा रीजन है जो ये इसका हाई पी मांगने का रीजन को जस्टिफाई करता है? द फर्स्ट इज फेंसर हैज ए बेटर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट देन सीड। ये उल्टा बोल दिया इन्होंने, सीड का बेटर ग्रोथ है फेंसर से, उसलिए ये लोग हाई पी मांग रहे हैं। तो ग्रोथ ज़्यादा होगा तो अर्निंग भी ज़्यादा होगा, अर्निंग ज़्यादा होगा तो पी भी ज़्यादा होगा ना, ठीक है। तो सेकंड क्या कहता है, सीड हैज़ ए बेटर क्वालिटी एसेट देन फेंसर। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऑप्शन इलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो। अब जैसे आपको बी के लिए श्योर नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली अगर हायर एसेट होगा तो वो लोग हाई डिमांड करेंगे, बेटर क्वालिटी का एसेट है उनके पास, तो है ना। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका हाई पी मांगने का। अगर आपको नहीं पता है, बी श्योर नहीं हो, तो आप थर्ड ऑप्शन को देखो, ठीक है। सीड हैज़ ए हायर गेयरिंग रेशियो देन द फेंसर। अगर हाई गेयरिंग मतलब हाई रिस्क, क्योंकि लोन ज़्यादा होगा, है ना, इंटरेस्ट ज़्यादा पे करेगी कंपनी, तो डिविडेंड जो शेयर होल्डर को मिलना होगा वो कम मिलेगा। तो इससे क्या होगा, पी हमारा रिड्यूस होगा। तो ए एंड सी तो वैसे ही हमारा इलिमिनेट हो गया, बच गए बी एंड डी, जिसके थ्रू भी हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 164, फिल इन द गैप एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। An investor who bases all his or her investment decision on the information she has gathered from public statement and comment on the company plan and performance is acting as if she believes that maximum level of efficiency of the capital market is dash form of efficient. An investor who bases all his and her investment decision on information she gathered from published statement. Okay. तो स्ट्रॉन्ग में तो पब्लिश इन्फॉर्मेशन और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन और पास्ट सारा इनकॉर्पोरेट होता है, वहाँ से वो लोग लाइक रिटर्न तो नहीं कर सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल नहीं है। सेमी स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, पब्लिक जो इन्फॉर्मेशन तो वो भी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट रहता है उस शेयर प्राइस में, तो यहाँ भी नहीं होगा। और जीरो तो कोई ऐसा मार्केट ही नहीं है, तो वीक बच गया। तो वीक में हम लोग लाइक कोई भी नया इन्फॉर्मेशन है तो उसके पब्लिक इन्फॉर्मेशन उसको हम लोग यूज करके अर्न कर सकते हैं। इसमें सिर्फ पास्ट इन्फॉर्मेशन शेयर प्राइस में इनकॉर्पोरेट हुआ रहता है, ठीक है। तो 165, ये अभी जैसे हम लोग ने किया ना, ये गॉर्डन मॉडल यूज करके ग्रोथ निकाला, सेम वैसे ही ऊपर के जैसा। सो आई मस्ट से यू गाइज टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ। इन केस ऑफ एनी डाउट डू लेट मी नो, आई विल हेल्प, ओके। सो 166, अच्छा इस क्वेश्चन में ना मुझे थोड़ा लिटिल बिट खुद डाउट है, मतलब लाइक मैं अप टू द पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। मैं इसको एक बार और अच्छे से ढूंढती हूँ, इस क्वेश्चन को एक बार देखती हूँ, एंड इसका आंसर मैं हो सके तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, या फिर नेक्स्ट वीडियो जो कंटिन्यू करेंगे सेक्शन बी का बिजनेस वैल्यूशन का, मैं वहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। मैं एक बार इसको श्योर होना चाहती हूँ इस आंसर पर, ठीक है। मुझे हल्का लिटिल बिट डाउट है खुद, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, ओके 167, what will be the price earning ratio of the group? Okay, Peter company has made an offer of one of its shares for every 3 in the Baker company. मतलब बेकर कंपनी का 3 अपना एक इशू कर रहा, ओके। एंड synergistic benefit from the merger would result in an increase in after tax earning of 4 million per year. Extract from the latest account of the both company are as follow. Assume the price of the Peter company share rise by 50 cents after the merger and the Peter issue new share as considerations. What will be the price earning ratio of the group? इसको मैं करवा देती हूँ, ये थोड़ा न्यू टाइप का है। ओके, तो प्राइस अर्निंग के लिए हम लोग क्या चाहिए, शेयर प्राइस डिवाइड बाई अर्निंग, ईपीएस, है ना। तो पहले ईपीएस फाइंड आउट करते हैं। तो ईपीएस से भी पहले हम लोग कंपनी का ग्रुप के लिए पूछ रहा है, तो अर्निंग आप टोटल निकालते हैं, पहले टोटल अर्निंग
टोटल अर्निंग, तो टोटल अर्निंग हमारा क्या हो जाएगा, जो पीटर कंपनी का है 120 प्लस 35 बेकर कंपनी का, और दोनों कॉम्बिनेशन होने से सिनर्जिस्टिक बेनिफिट होता है मर्जर की वजह से, जो इंक्रीज कर देगा अर्निंग 4 मिलियन। तो ये आ जाएगा टोटल अर्निंग। अब टोटल शेयर निकालते हैं। अब टोटल शेयर भी किसका लेंगे हम लोग जो कंपनी एक्वायर पीटर कंपनी का, वही एक्वायर करिए ना बेकर कंपनी का, तो पीटर कंपनी का नंबर ऑफ शेयर इज 400 एंड बेकर कंपनी को एक्वायर करने के लिए उसने 1:3 का लाइक शेयर भी इशू किया, तो 1 दिया एंड 3 लिया उसका, तो ऑल टुगेदर 430। अब यहाँ से हमारा ईपीएस आ जाएगा, ईपीएस हो जाएगा अर्निंग डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। एंड ईपीएस के बाद पी कैलकुलेट करना था। शेयर प्राइस क्या है पीटर का, अब पहले था 2.50, ठीक है। अब बोल रहा है अब 50 सेंट से भी इंक्रीज होगा तो 0.53 हो जाएगा। तो पी क्या हो जाएगा ओवरऑल ग्रुप के लिए, शेयर प्राइस बाय ईपीएस 8.11, ठीक है। Okay, next, using the historical dividend growth rate and dividend growth model, what is the market price of Spanner company shares to the nearest cent on X dividend basis? तो बेसिकली ये भी सेम है, आपका करंट ईयर डिविडेंड पता है, पास्ट का एंड 0 ईयर का भी पता है, वहाँ से ग्रोथ निकलेगा। ग्रोथ निकलने के बाद आपको रिसेंट डिविडेंड ये पे किया हुआ है एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दिया है, सो इसको यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने ऊपर 2 क्वेश्चन कर दिए हैं इसके, ठीक है। एंड यहाँ पे ईयर आप ध्यान से रखना, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3 ओके। सो नेक्स्ट क्या है, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन यूजिंग नेट रिलायबल वैल्यू आर यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो एसेट व्हेन अ कंपनी इज बीइंग बॉट फॉर द अर्निंग एंड कैश फ्लो दैट ऑल ऑफ इट्स एसेट्स कैन प्रोड्यूस इन द फ्यूचर। अब ऑप्शन ए को देखोगे तो आपको ये क्या बोलते हैं, प्राइस अर्निंग मेथड एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक का मतलब यूजफुलनेस बता रहा है ये, ठीक है। एसेट बेस का तो नहीं बता रहा है। एंड फॉर एसेट स्ट्रैपिंग, ऑब्वियसली अगर हम लोग एसेट को लाइक पार्ट पार्ट में बेच रहे हैं उस केस में एसेट वैल्यूएशन हमारे लिए यूजफुल होगा, ठीक है। एसेट बेस्ड का भी एनआरबी वाला जो मेथड है वो ज़्यादा मतलब यूजफुल होगा, तो बी ऑप्शन है। 25 मैक्सिमम प्राइस इन टेक ओवर, ये मैक्सिमम प्राइस का केस जो है ना वो रिप्लेसमेंट वाला में शायद आता है आई थिंक, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, एनआरबी हम लोग को मिनिमम प्राइस मतलब बताता है कि हाँ कितना मिनिमम प्राइस होना चाहिए, तो मैक्सिमम मतलब नहीं है, ठीक है। एंड डी है व्हेन द कंपनी हैज ए हाई स्किल वर्क फोर्स। अब ये तो हम लोग रिफ्लेक्ट ही नहीं करते हैं ना एसेट बेस्ड वैल्यूएशन में, ये तो इग्नोर करता है नॉन लाइक नॉन एसओएफपी आइटम सबको, लाइक ये सब गुडविल ये सब को इग्नोर करता है ना ये मेथड, तो ये भी नहीं हुआ। और 170 विच इज द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्रेशन फॉर द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी। टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी मैंने बताया कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल अर्निंग इनटू पीई। अगर पीई नहीं दिया है तो पी नहीं, पीई को ना लाइक इनवर्स, जो ये क्या बोलते हैं ये अर्निंग इल्ड जो है ना, अर्निंग इल्ड ये आपका पी का इनवर्स है, ठीक है। तो ये इसके थ्रू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एंड आपका बी वाला जो आपको है ये आपका वैल्यू ऑफ पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये भी नहीं है। एंड आपका जो सी वाला है ना ईपीएस डिवाइड बाय प्राइस पर शेयर, ये अर्निंग इल्ड का ही फॉर्मूला है, ठीक है। एंड लास्ट वाला आपका पी रेशियो का, तो ऑप्शन बच गया ए जो टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हेल्प कर रही है। मैंने उस टाइम भी बोला इसको आई थिंक किसी क्वेश्चन में। ओके सो 171 A company had just paid an ordinary share dividend of 32 cent, मतलब ये recent paid है, and is expected to pay dividend of 33.6 cent in 1 year time। तो ये आपका फ्यूचर डिविडेंड है। आप जैसे हम इसको मैं एक बताती हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ ये टर्म को। तो हमारा डिविडेंड जो जस्ट पेड है
32 सेंट है, ठीक है। एंड फ्यूचर में जो पे करेगी उसको मतलब D1 मानते हैं, जो फ्यूचर में पे करेगी वो D0 या D1, ठीक है। तो ये आपका है 33.6, ठीक है। एंड आपको KE दिया हुआ है, KE है आपका 13%। आपको ग्रोथ तो चाहिए मार्केट वैल्यू के लिए, इतने सारे क्वेश्चन किया। तो यहाँ पे ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको सिंपली ये फ्यूचर वाला एंड डिवाइड बाई जो करंट वाला एंड पावर 1, एक ईयर का ही बात है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, एंड माइनस, तो 5% ग्रोथ आ जाएगा। अब आप फॉर्मूला कैलकुलेट करते वक्त जब मार्केट प्राइस निकालोगे उसमें आप चाहे ये डायरेक्टली 33.6 डिवाइड बाई इन दोनों को डिफरेंस से डिवाइड कर दो, वो भी चलेगा, ठीक है। उसमें आपको 1+G नहीं करना पड़ेगा न्यूमरेटर में। अगर आप 32 लेते हो ना, उस केस में आपको 32 सेंट है ना, उसको डॉलर में बदलना पड़ेगा। तो 0. जैसे मैं बताती हूँ, करके ही बताती हूँ, एक्सप्लेन करने से अच्छा। तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो, ठीक है। 0.32 जो अभी जस्ट पेड है, एंड इसको करेंगे हम लोग 1+G जो हमारा ग्रोथ है एंड डिवाइड करेंगे आपका KE माइनस ग्रोथ, बराबर। तो ये आपका एक ये हो जाएगा। और दूसरा आप कैसे कर सकते हो, आप सिंपली क्या करो, ये D1 लो, डिवाइड करो, इसमें ग्रोथ लगाने की नहीं है, ऊपर में नीचे का इन दोनों को डिफरेंस से डिवाइड कर दो। सिंपल ये भी करोगे तो ये भी आएगा आपको, बस ये मैंने सेंट में ले लिया ना, इसीलिए 12 डिवाइड बाई 100 कर दो तो आपको आ जाएगा, ठीक है। दोनों से वही आपको आएगा। तो ये चीज़ में टर्म क्लियर करने के लिए इन दोनों को मैंने बस ये कैलकुलेशन किया। Toggle company has next question है, Toggle company has issued 6% loan note which are redeemable at the nominal value of 100 in 3 years time. Alternatively, each loan may be converted on that date into 30 ordinary shares of the company, and the current ordinary shares price of Toggle company is 3.50, and this is expected to grow at 4% per year for the foreseeable future. Toggle company has pre-tax cost of debt of 5% per year. What is the current market value of each $100 कन्वर्टेबल लोन नोट? अब हम लोग जैसे वहाँ पे IRR कैलकुलेट करते थे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या डेट फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग अब ईयर लिखेंगे, ये 1 2 3 साल के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होगा 666, ठीक है। अब रिडीम में क्या होगा, अभी रिडीम हो रही है नॉमिनल वैल्यू विच इज़ 100, राइट। अब दूसरा कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन है, तो कन्वर्ट कितने में होगा, उसका करेंट शेयर प्राइस 3.50 है, और ये एक्सपेक्ट करती है आगे जाके 4% से ग्रो होगी। तो आपका 3 साल के लिए मान लो आपका 3.50 इंटू 1+4% पावर 3 कर दो, तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू निकल जाएगा शेयर प्राइस का। तो ये जो कि इतना आया, अब इसको इंटू करके 30 शेयर में कन्वर्ट हो रही है, तो हमारा एक ये आज इसमें इस वैल्यू में रिडीम हो गया अगर शेयर में कन्वर्ट करिए तो। इन दोनों में से हायर कौन सा है, तो 118 वाला, तो 118 वाला लेते हैं, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हम लोग नेट वैल्यू कैलकुलेट कर, नेट कैश फ्लो कितना वो कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद NRV का, NRV नहीं NPV ना, मैंने ऊपर NRV लिखा था क्या, एक सेकेंड चेक करना पड़ेगा। NPV का फॉर्मूला लगाएंगे, एंड हमारा प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेबिट इज 5%, यहाँ से लेके अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो पूरा लेने के बाद 118.37, वही डी, मतलब पॉइंट का इधर उधर होने से थोड़ा डिफरेंस आया, बट आंसर डी है, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने ऊपर ऐसा NRV लिया कि NPV, वो देखना पड़ेगा। NPV है, चलो कोई नहीं, तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है आपका The owner of private company wish to dispose of their entire investment in the company. The company has issued share capital of $1 million of 0.50 nominal value ordinary shares, and the owner have made the following valuation of the company assets and liability. So NRV of the non-current asset exceed their book value by 4 million, and the current asset include 2 million of accounts receivable which are
थॉट टू बी इरिकवरेबल, व्हाट इज द मिनिमम प्राइस पर शेयर, ये ध्यान देना पर शेयर पूछ रहा है, नॉट ओवरऑल, दैट ऑनर शुड एक्सेप्ट द कंपनी। तो इस केस में ये आप एसेट बेस्ड मेथड यूज करेंगे, उसमें क्या करते हैं, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी कर देते हैं। हमारा एनसीए है एक, फिर करेंट एसेट, एनसीएल, करेंट लायबिलिटीज। अब एनसीए कितना है, 30, 18, 12, 10। अब ये बोल रहा है कि इसका नेट रिलाइजेबल जो वैल्यू है 4, मतलब एक्सेस है 4 मिलियन से, है ना, तो यहाँ पे 4 मिलियन ऐड होगा तो दोनों को प्लस कर देंगे, राइट। एंड करेंट एसेट में लाइक रिसीवेबल का 2 मिलियन ऐसा है जो मतलब बैड डेप्ट है, तो वो रिलाइज नहीं होगा तो -2 भी करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये जैसे कि तैसे रहेगा, एंड ये भी जैसे कि तैसे रहेगा। अब इसको ऐड कर दो, 28, ये आया ओवरऑल वैल्यू। हम लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा है पर शेयर, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये हमारा टोटल वैल्यू डिवाइड बाई, अब नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, 1 मिलियन तो पूरा है हमारा, एंड डिवाइड बाई नॉमिनल वैल्यू 0.50, तो इसके थ्रू करेंगे तो 14 पर शेयर आएगा, ठीक है। ये हमारा एनआरवी ये आपका मिनिमम प्राइस पर शेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट, a company has a annual after tax operating cash flow of 2 million per year and that are expected to continue in the perpetuity, and the company has a cost of equity 10%, a before tax cost of debt 5%, after tax WACC is 8% per year and the corporation tax is 20%। इसमें कंपनी का थ्योरेटिकल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें सिंपल है, आपका जो कैश फ्लो है वो परपेचुइटी में जाने वाला है, तो परपेचुइटी हम लोग कैसे निकालते हैं कंपनी का वैल्यू, जो कैश फ्लो डिवाइड बाई जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग वैक वाला यूज करेंगे 8%, ठीक है। तो और कैश फ्लो हमारा 2 मिलियन ऑलरेडी दिया हुआ, 2 मिलियन डिवाइड बाई 8% कर दो, सिंपल, तो आपको याद आएगा। सो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ लेन कंपनी कन्वर्टिबल लोन नोट टू द नियरेस्ट होल नंबर। लेन कंपनी हैज इशू 3% कन्वर्टिबल लोन नोट विच आर रिडीमेबल इन द 5 years, मतलब 5 years टर्म है, at the nominal value of 100 per loan note. Alternatively, each loan note can be converted in the 5 years time in 25 ordinary shares। अब ये रिडीमेबल 5 ईयर टाइम में 100 पे हो रही है, एंड कन्वर्ट का भी ऑप्शन है, तो दोनों का जो वैल्यू हाई रहेगा वही हम लोग देंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। करेंट शेयर प्राइस 3.60 पर शेयर दिया हुआ है, एंड फ्यूचर शेयर प्राइस ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी 5% पर। ये जो सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने ये वाला किया अभी, एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़ा ये ईयर थोड़ा 3 था, इसमें 5 है। तो मैं एक बार कहूँगी कि आप खुद से ट्राई करो, ओके। ओके, सो क्या है नेक्स्ट, इंडिकेट बाय द क्लिकिंग ऑन द रिलेवेंट बॉक्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन द रिलेशन टू द बिजनेस वैल्यूएशन। द अर्निंग यील्ड मेथड एंड डिविडेंड ग्रोथ मॉडल should give a similar value for the company। दोनों डिफरेंट है, दोनों सिमिलर वैल्यू तो ऑब्वियसली नहीं देगी, तो फॉल्स है। मार्केट कैपिटलाइजेशन डिफरेंस द मैक्सिमम वैल्यू फॉर ए कंपनी। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन में क्या होता है ना, हम लोग वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, वो मतलब उससे ऊपर भी हो सकता है, उससे नीचे भी हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू शेयर प्राइस, है ना, मार्केट प्राइस पर शेयर है ऐसे ना, हाँ। तो इससे क्या होता है, प्राइस आपका शेयर का फ्लक्चुएट होता रहता है स्टॉक एक्सचेंज में, सो कांस्टेंट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा वैल्यू डिफरेंट आ सकता है, तो दैट्स वाई मार्केट कैपिटलाइजेशन मैक्सिमम वैल्यू नहीं देती है। थर्ड कहता है प्राइस अर्निंग रेशियो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अर्निंग यील्ड, ऑब्वियसली ये ट्रू है। एंड प्राइस अर्निंग रेशियो शुड बी इंक्रीज इफ द कंपनी बीइंग वैल्यू इज रिक्सियर देन द वैल्यू ऑफ द कंपनी। अब रिस्क ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये तो इसका पी रिड्यूस होगा, इंक्रीज थोड़ी होगा, तो ये भी फॉल्स है। कितना क्वेश्चन है अभी, अभी है
ओके कोई नहीं, एक एक करके करते हैं। कहाँ थे? ओके। In relation to the behavioral finance, which two of the following are terms used to explain why investors in the share do not always make a rational decision? uh, एक तो इसका हर्डिंग है, ठीक है, एंड एक नोइज ट्रेडर था। फिशिंग आपका, ये फिशिंग ऐसा कुछ था नहीं टर्म्स लाइक बिहेवियरल फाइनेंस का। एंड साइमुलेशन आपका इन्वेस्टमेंट अप्राइजल में आता है। और एक है एक बबल, बबल ये तो हर्डिंग बिहेवियर की वजह से आता है आई थिंक। बट एक बार इसका टर्म बुक में जरूर चेक करना, बुक में कुछ टर्म्स दिया हुआ है आई थिंक लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर 20। तो एक बार कहूँगी इस टर्म की बार बुक में जरूर सर्च करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इन रिलेशन टू द बिहेवियरल फाइनेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्केट पैराडॉक्स। सो मार्केट पैराडॉक्स का, इसका भी लाइक उतना सिलेबस में तो नहीं है, बट ये कब अकर होता है? जब, एक सेकेंड, हाँ। ओके सो थोड़ा टाइम ले लिया आप लोग का, आई एम सो सॉरी। तो बेसिकली हम लोग कहाँ थे? मार्केट पैराडॉक्स पे। तो मार्केट पैराडॉक्स हमारे सिलेबस में नहीं था, तो मैंने इसको नहीं उतना अच्छे से किया। बट इससे लाइक इसको मैं ऐसे समझी हूँ जैसे कि कोई चीज़ दिखता है बट वो एक्चुअल में होता नहीं है। अब हम लोग इसे स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, अभी मार्केट का ही बात करें तो उस केस में जैसे बोलता है ना कि सारा इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट हुआ है, बट एक्चुअल में वो होता है क्या? नहीं ना। जैसे अब डिविडेंड आने से प्राइस तो फ्लक्चुएट होता ही है, टेक ओवर एंड मर्जर जो भी हो उसके वजह से उसका शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट होता ही है। तो मैंने इससे वही समझा हुआ है, तो इससे ज़्यादा मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो मैं कहूँगी आप लोग गूगल ढूंढो, गूगल पे जाओ, ठीक है। तो कितने सारे क्वेश्चन अभी अभी है? 3 है। तो आपका लगभग 180 भी वैसे ही जैसे ऊपर में किया था हम लोग ने इसके तरह, ठीक है। तो इसको भी आप लोग खुद से कर सकते हो। एंड आपका A181 में कहता है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द वीक फॉर्म ऑफ इफिशिएंट मार्केट। तो इफिशिएंट मार्केट में वीक फॉर्म में क्या होता है कि हमारा पास्ट इन्फॉर्मेशन को शेयर प्राइस में फुली एंड फेयरली रिप्रेजेंट किया होता है और हमारा शेयर प्राइस एक रैंडम वॉक करते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन वही एक्सप्लेन कर रहा है। एंड शेयर प्राइस फुल्ली एंड फेयरली रिप्रेजेंट प्राइवेट इन्फॉर्मेशन तो स्ट्रॉन्ग वाले में होता है। एंड सी तो रैंडम वॉकर, तो ऑब्वियसली ये भी है। मार्केट डज नॉट प्रोवाइड इनफ इन्फॉर्मेशन टू मेक गुड बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन। ये ऐसा कोई मार्केट मतलब कोई भी विषय मार्केट एक्सप्लेन नहीं करता है, तो ऑप्शन डी नहीं है, ठीक है। तो अब 182 भी आपका ऑलमोस्ट उसके तरह है, बस आपको इसमें क्या करना है, ये करेंट मार्केट वैल्यू ऐड करें। करेंट मार्केट वैल्यू पूछ रहा है लोन का, ठीक है। तो करेंट मार्केट वैल्यू, अब यहाँ पे एक चीज़ है, मैं क्वेश्चन ही पढ़ के बताती हूँ। ब्लैक कंपनी हैज इशू 5% इरिडीमेबल लोन नोट एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 पर लोन नोट ऑन विच इंटरेस्ट इज शॉर्टली टू बी पेड। मतलब इंटरेस्ट अभी पेड हुआ नहीं, पेड होना बाकी है। जैसे डिविडेंड जस्ट पेड होता है ना, तो डिविडेंड जस्ट पेड क्या होता है, उसमें शेयर प्राइस जब निकालते हैं हम लोग तो उसमें वो डिविडेंड का भी इफेक्ट आता है, तो कम वाला निकलता है ना उस टाइम। तो हम लोग कैलकुलेशन में क्या करते थे, एक्स वाला उस डिविडेंड का पोर्शन हटा के तब कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे भी वैसे ही आपको, ठीक है, कैलकुलेशन वैसे ही करोगे, मार्केट वैल्यू ऐसे है, बस आपको इसमें जो इंटरेस्ट शॉर्टली टू बी पेड है उसको ऐड करना पड़ेगा 5, क्योंकि अभी पेड हुआ नहीं है तो उसका इफेक्ट शेयर प्राइस में दिखेगा, तो हमारा कम मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये भी आई थिंक आप लोग कर लोगे, एक बार ट्राई ज़रूर करना, और अगर नहीं हुआ तो मुझे बताना, मैं आपको हेल्प कर दूँगी, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू रिस्क मैनेजमेंट या फिर सेक्शन बी ऑफ द बिजनेस वैल्यूएशन क्वेश्चन, ठीक है। अगर कुछ डाउट रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं सेक्शन बी का जब स्टार्ट करूँगी उसमें एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके ओके, तो बाय, हैव ए गुड डे।